हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कहते हैं भारतीय रेल में हर दिन एक ऑस्ट्रेलिया सफर करता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और करीब इतने ही लोग हर रोज भारतीय रेल में सफर करते हैं और इनमें से भी ज्यादातर लोग जनरल और स्लीपर कोच में चलते हैं। एक साल में सिर्फ 18 करोड़ यात्री एसी से चलते हैं, सिर्फ 18 करोड़, जबकि नॉन एसी से चलने वाले यात्रियों की संख्या 348 करोड़ रुपए है। माफ कीजिएगा, 348 करोड़ है। इस आंकड़े की वजह से ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है, एक तरफ 18 करोड़ और दूसरी तरफ 348 करोड़। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारतीय रेल को इन 348 करोड़ यात्रियों की कोई फिक्र नहीं है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि रेलवे ने यह फैसला कर लिया है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों से स्लीपर और जनरल कोचेस को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह अब इन ट्रेनों में एसी कोचेस लगाए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि तकनीकी वजह से ऐसा करना जरूरी हो जाता है और यह कदम रेलवे को बेहतर बनाने में बहुत कारगर साबित होगा। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का नॉन एसी कोच को हटाने से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए रेलवे के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक साल में जो 348 करोड़ लोग स्लीपर और जनरल बोगी से चलते हैं, क्या वो एसी का टिकट खरीद पाएंगे? इनमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा असंभव दिख रहा है। रेलवे का घाटा बहुत ज्यादा है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या अपना घाटा पाटने के लिए रेलवे गरीबों को भूल जाएगा? यही सवाल आज हम मास्टर स्ट्रोक में उठाएंगे। कुछ खास लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो रेलवे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो छुक छुक चलने वाली भारतीय रेल अब बड़े मेकओवर की तैयारी कर रही है। देश को जोड़ने वाली भारतीय रेल अब अमीर और गरीब का फासला बढ़ाने की योजना बना रही है। क्योंकि रेलवे ने यह फैसला किया है कि अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में नॉन एसी कोच नहीं लगेंगे। मतलब इन तेज रफ्तार ट्रेनों में कोई भी स्लीपर या जनरल कोच नहीं होगा। इस फैसले की वजह क्या है और इससे रेलवे का या देश का क्या फायदा होगा, वो बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि रेलवे के इस फैसले का असर कितने लोगों पर हो सकता है। एक साल में देश के करीब 18 करोड़ लोग एसी क्लास में सफर करते हैं, जबकि 150 करोड़ लोग स्लीपर क्लास में और 198 करोड़ लोग जनरल क्लास में, यानी करीब लगभग 348 करोड़ लोग नॉन एसी कोच में सफर करते हैं। तो अब इस फैसले को 348 करोड़ बनाम 18 करोड़ की नजर से देखिए। एक तरफ देश की वो बड़ी आबादी है जो एसी क्लास का किराया दे नहीं सकती, इसलिए तेज रफ्तार ट्रेनों के स्लीपर क्लास या जनरल क्लास में लटक कर रोज अपना सफर तय करती है, और दूसरी तरफ वो आबादी है जिसके लिए अब ट्रेन का एसी क्लास और हवाई जहाज का इकोनॉमी क्लास एक जैसा हो चुका है। इसी के साथ आपको सुनना चाहिए, याद करना चाहिए प्रधानमंत्री का यह बयान जो उन्होंने 3 साल पहले दिया था। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे, और आज ये संभव हो रहा है। यानी देश का प्रधानमंत्री हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते हैं और उसी हवाई चप्पल वाले को रेलवे तेज रफ्तार ट्रेनों में भी जगह देने को तैयार नहीं है। बिना नॉन एसी कोच को पब्लिक जा नहीं पाएगी, सारी सब उतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हिसाब से तो दोनों कोच ही रहने चाहिए। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा ना, तो एसी का टिकट कैसे लेगा? ये गरीब अमीर में तो फर्क कर रहा है, सरकार तो गलत कर रही है। जैसे बड़े को भेज रही वैसे हम भी जाना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं ना कि हम भी वही स्पीड से हम भी तो पहुँचे। हमें भी कोई इमरजेंसी हमें भी पड़ सकती है। जिसमें गरीब जाए उसमें अमीर भी जाए और गरीब भी जाए, दोनों जने जाए, ठीक है, क्योंकि हर किसी को पहुंचना जरूरी है। दोनों ट्रेनें अलग अलग हो जाएंगी, फिर तो गरीब अलग हो गए, अमीर अलग हो गए, ये तो पैसे से तुलना हो गया।
समझिए कि जो 100 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, जो दिल्ली मुंबई से आ रहा है, उसका आमदनी है 3,000 4,000 रुपया। अब 3,000 4,000 रुपया एसी में लगा के आए तो अपने घर में क्या खिलाएगा, क्या करेगा? ये तो सरासर मतलब नाइंसाफी है। ऐसे में सवाल ये है कि जब अधिकांश ट्रेनें फुली एसी चलने लगेंगी, तब क्या देश में अमीरों की ट्रेनें अलग और गरीबों की ट्रेनें अलग हो जाएंगी? यानी जो एसी टिकट खरीद सकेगा वो आरामदेह सफर के साथ जल्दी पहुंचेगा और बाकी बहुसंख्यक रेल यात्री गर्मी में सफर करके भी देरी से पहुंचेंगे। आम जनता के सवालों का जवाब ढूंढने से पहले रेलवे का यह फैसला और उसके पीछे की वजहों को विस्तार से समझ लीजिए। स्लीपर और जनरल कोच सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वाली ट्रेनों में होंगे। 130 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ियों में स्लीपर की जगह 83 सीटों वाला एसी कोच लगेगा। 83 सीटों वाले 100 कोच इस साल और 200 कोच अगले साल आएंगे। देश के लंबी दूरी वाले ट्रैक को तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अगर हम रेलवे की आमदनी को देखें तो ये पाया गया है कि नॉन एसी कोचेस से जो हमें आमदनी होती है वो कम होती है और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है, जबकि 3AC 2AC फर्स्ट एसी इन कोचेस से जो हमारी आमदनी होती है वो इकोनॉमिकली वायबल कैटेगरी में आ जाती है। पैसेंजर सेगमेंट जो कि लूजिंग सेगमेंट है, उसको वायबल बनाने के लिए ये फैसला शायद किया गया है कि हम नॉन एसी कोचेस को नहीं रखेंगे और गाड़ियों की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाएंगे। सवाल है कि क्या रफ्तार की इस रेस में देश की 27% गरीब आबादी की रेल छूट जाएगी? क्या एसी से नहीं चलने वालों को कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या रफ्तार और सुविधा के नाम पर भारतीय रेल सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाने में लगी है? क्योंकि जितने ज्यादा एसी कोच होंगे उतनी ज्यादा रेलवे की कमाई होगी। अगले 5 से 10 सालों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे ट्रेनों से स्लीपर कोच की संख्या कम होती जाएगी। हालांकि रेलवे का कहना है कि स्लीपर और जनरल कोच वाली मौजूदा ट्रेनों की संख्या नहीं घटाई जाएगी, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाकर जो कटौती की जा रही है उसकी भरपाई कैसे होगी? हमारे जो सबसे नीचे का तबका है, जो हमारा माइग्रेंट लेबर है, जो एक शहर से दूसरे बड़े शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, क्या वो अगले 5 सालों में इतना सक्षम होगा कि वो एसी फेयर को अफोर्ड कर सके और तेज गति की गाड़ी में बैठ सके? कुछ गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो कि जिनकी प्राइसिंग ऐसी हो जो कि कॉमन मैन या जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो उसको अफोर्ड कर सके। सवाल यह भी है कि क्या रेल की रफ्तार वाकई एसी कोच और स्लीपर कोच से तय होती है? क्योंकि रेलवे का कहना है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए एसी कोच तकनीकी तौर पर जरूरी है। तेज रफ्तार गाड़ियों में नॉन एसी कोच हवा की रफ्तार और मौसम की स्थिति का मुकाबला नहीं कर पाते। स्पीड इज नॉट रिलेटेड टू एसी और नॉन एसी। इनफैक्ट कोचेज जो एसी होते हैं ज़्यादा हैवी होते हैं और जो स्लीपर नॉन एसी कोचेज होते हैं लाइट होते हैं। उसका एक्सेल लोड कम होता है तो उसका पोटेंशियल हाई स्पीड में चलने का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसी ट्रेन। जहाँ तक हाई स्पीड का सवाल है, करने का सवाल है, सबसे पहले हमको अपना ट्रैक और OHE को इम्प्रूव करना पड़ेगा। LHB कोचेज में जनरली एसी बन रहे थे, लेकिन उसमें भी नॉन एसी कोचेज हो सकते हैं। एक ट्रेन ऐसी आज भी है, AP एक्सप्रेस चल रही है 130 की गति से और नॉन एसी उसमें है। जब हम कहते हैं कि कोई ट्रेन 130 या 135 के ऊपर चलेगी, वो पूरी जर्नी का मुश्किल से 15 से 20% ही समय वो 130 पे चलती है। जानकारों की राय और रेलवे के फैसले में जो अंतर है, उससे ये संदेह पैदा होता है कि कहीं बदलाव की ये रेल जनहित में फेल तो नहीं हो रही। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि नॉन एसी कोचेस को 130 की रफ्तार वाली ट्रेनों से हटाने का कोई खास असर आम यात्रियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यही बात जब हमने प्रतिक्रिया के रूप में रेलवे से जाननी चाहिए तो रेलवे के किसी भी अधिकारी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रविकांत, ABP न्यूज, दिल्ली।
अब इसको और थोड़ा सरल भाषा में समझने के लिए शिव गोपाल मिश्रा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, और सुखबीर सिंह साहब जो कि फॉर्मर मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर साहब, जरा ये बता दीजिए, आपके रेलवे की तरफ से तो इस पर कोई तर्क नहीं दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए पैसेंजर ट्रेनें जो रोज चलती है वो 13,523 के करीब है, उनमें से मान लीजिए 10 ऐसी या एक्स नंबर ऑफ ट्रेनें जो हैं वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, उसमें से आप नॉन एसी और स्लीपर कोच हटा देते, तो फिर आपकी जो कैपेसिटी है पैसेंजर को ले जाने की वो तो कम हो गई ना। देखिए, इसमें ऐसा है रूपका जी कि जहां तक ये दो क्वेश्चन इसमें उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो टेक्निकल ये है कि 130 स्पीड पे चलाने के लिए नॉन एसी स्लीपर कोचेज और जनरल कोचेज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि 130 किलोमीटर पर चलाने के लिए नॉन एसी स्लीपर और जनरल कोचेज में कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट ये कोचेज उन कोचेज से लाइट होते हैं, तो इस हायर स्पीड पर भी ये चल सकते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि जब आपको 150 के ऊपर और 160 के ऊपर गाड़ियां चलानी है तो उस समय आपको निश्चित ही सब एसी कोच रखने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका इम्पैक्ट की बात है कि ज़्यादातर गाड़ियां जो है की स्पीड बढ़ेगी और उसमें सब एसी कोचेज ही होंगे, तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो नेचुरली कम होगी। और जो फेयर जो कैपिटल कॉस्ट, सवाल का वो जवाब दिया सर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, ये 18 करोड़ वर्सेस 338 वाला जो 48 वाला जो मामला आ रहा है, और मैं चाहती हूँ शिव गोपाल मिश्रा जी आप इसका जवाब दें। सर, मुझे ये बताइए कि ये अभी सुनील कुमार जो कि पूर्व सलाहकार हैं, वो ये बता रहे थे कि नॉन एसी कोचेस जो है उससे आमदनी नहीं होती है। अरे भाई, आमदनी आपकी नहीं होती है तो गरीब आदमी को मार देंगे क्या? वो सफर नहीं कर पाएगा, तेज रफ्तार उसके लिए नहीं बनी है फिर। रूबिका जी, ये जो सुनील कुमार जी ये बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस देश की डेमोग्राफी का कोई ज्ञान नहीं है। बात यह, हमारे देश में अगर रोज 2.5 करोड़ लोग, जैसा कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर हम लोग रोज उनको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ले जाते हैं, तो ये इस देश के उन गरीब लोगों की आवश्यकता है। इसलिए हम ट्रेनों को चलाने का काम कर रहे हैं। और इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे के अलावा किसी और संसाधन का प्रयोग यातायात के मामले में कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बातें सोचना कि आमदनी और नान आमदनी का कोई मतलब ही नहीं है। रेलवे जो है वो कोई कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है। रेलवे एक सोशल एंटरप्राइज है। गरीबों की जो है वो मदद के लिए, गरीबों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस देश की जनता को एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाने के लिए भारतीय रेल है। इसलिए तो इस तरीके के जो दिमाग, मुझे बताइए, वो गरीब आदमी एसी कोच का किराया कैसे भरेगा? सर, पहले नंबर 1 को हम क्लियर करते हैं, फिर वो कैसे आप, तो फिर कैसे हो पाएगा? कोचेस तो आपने हटा दी, वो एसी का किराया कहाँ से लेकर आएगा सर? रूबिका जी, बिल्कुल एसी का हटाने का प्रश्न नहीं उठता है। ये कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की कोई रिपोर्ट आई हुई है, मैंने रेलवे बोर्ड से पता किया है। उन्होंने ये कहा है कि सीआरएस हमको परमिशन नहीं दे रहा है। हमने उनको पूछा कि फिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जो गाड़ियों में हमारे कोचेज, अगर मान लीजिए कोई हायर स्पीड गाड़ी चलती है, जैसे राजधानी चल रही है या दुरंतो चल रही है, ऐसी गाड़ियां जो चल रही हैं, हम उन्हीं में ही सिर्फ एसी कोचेज लगाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जनता गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं कि इस देश में जितनी भी जनता गाड़ी चला सकते हैं आप वो चलाइए। अगर वो नहीं चलाएंगे तो आखिर से ये लोग जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएंगे कैसे? अनफॉर्चुनेट ये है, जितनी योजनाएं बनती हैं ये उन 18 करोड़ वाले लोगों के लिए बनती हैं या 5% लोगों के लिए बनती है, जो 95% सेक्टर है। इसीलिए तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप मान के चल रहे हैं कि घाटा है, वो घाटा पाटना है, लेकिन उसके पीछे आप दुहाई दे रहे हैं कंफर्ट की और कन्वीनियंस की। रेलवे दावा कर रहा है कि वो हर यात्री टिकट पर जो है वो सब्सिडी देती है और इसकी वजह से उसे भारी घाटा होता है, और इसीलिए ये तय है कि जो नए कोचेस लगेंगे उनका किराया स्लीपर और जनरल से तो ज्यादा होगा। लेकिन क्या अपना घाटा कम करने के लिए रेलवे को अपने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगानी चाहिए बनिस्पत इसके?
130 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावित रफ्तार वाली ट्रेनों से स्लीपर और जनरल कोच क्यों हटाए जा रहे हैं, इसके बारे में रेलवे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन एक चीज जो समझ में आती है वो ये है कि रेलवे यात्री किराए से अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ये बात साफ है कि अगर स्लीपर और जनरल कोच की जगह एसी कोच लगेंगे तो किराया तो स्लीपर क्लास से ज्यादा होगा ही। यात्री वाला जो भाग है जिसमें कि हमें निरंतर घाटा हो रहा था और रेलवे की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, शायद उसको रोकने के तरफ ये एक प्रयास है। लेकिन किसी भी समय हम अपने को वायबल बनाते समय उन लोगों का ध्यान ना भूल जाएं जो कि इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेहतर चीज़ यही होगी कि अगर 20 गाड़ियां चल रही हैं तो हम ये सुनिश्चित करें कि कम से कम उसकी 50% गाड़ियां ऐसे वर्ग के लिए हैं जो अभी एसी का किराया नहीं अफोर्ड कर सकता है। जिस घाटे के बाद रेलवे के पूर्व सलाहकार सुनील कुमार कर रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो समझना होगा। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया कमाने के लिए रेलवे कितना खर्च करता है। भारतीय रेलवे अभी 100 रुपए कमाने के लिए 97 रुपए 27 पैसे खर्च करता है। रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान पैसेंजर गाड़ियां चलाने में है। पिछले साल रेलवे को 100 रुपए के लिए 192 रुपए 49 पैसे खर्च करने पड़े थे। रेलवे को अभी तक मालगाड़ियों ने बचा कर रखा हुआ है। पिछले साल मालगाड़ियों से रेलवे ने 58 रुपए 72 पैसे खर्च करके 100 रुपए कमाए। रेलवे का घाटा हर साल बढ़ रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए रेलवे ने हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2015-16 में रेलवे का घाटा 35,918 करोड़ रुपए था, जो 2016-17 में बढ़कर 39,565 करोड़ रुपए हो गया। 17-18 में तो ये करीब 8,000 करोड़ रुपए बढ़कर 47,691 करोड़ रुपए हो गया। इस बढ़ते हुए घाटे के पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है आपके टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि आपके हर टिकट पर रेलवे की तरफ से सब्सिडी पहले से ही दी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके रेल टिकट पर औसतन 43% की सब्सिडी रेलवे देता है। सबसे ज्यादा सब्सिडी फर्स्ट एसी में मिलती है 71%, सेकंड एसी में 26% की सब्सिडी रेलवे देता है, यानी 1 रुपए के टिकट पर 26 पैसे रेलवे अपनी तरफ से देता है, और स्लीपर क्लास के टिकट पर रेलवे 37% की सब्सिडी देता है। सीधी सब्सिडी के अलावा भी रेलवे यात्रियों को किराए में कई श्रेणियों के तहत छूट देता है। जैसे 2016 से 2018 तक रेलवे ने 16 करोड़ 48 लाख वरिष्ठ नागरिकों को 3,894 करोड़ रुपए की छूट दी। सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने का ऐलान भी किया, जिसके बाद सिर्फ 1.7% यानी 7,53,000 वरिष्ठ नागरिकों ने 50% और 10,90,000 यात्रियों ने अपनी 100% की रियायत छोड़ी। इसीलिए एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि अपनी कमाई के लिए रेलवे स्लीपर और जनरल की जगह एसी कोच लेकर आ रही है। एसी कोचेज जो होंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर ऑपरेशन कॉस्ट हाई होगी और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी। ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हायर होगी। इसका मतलब ये है कि किराए में वृद्धि होगी। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारतीय रेल के किराए बहुत कम हैं, तो वो तो आवश्यकता है कि किराए बढ़ाए जाए, बट इस तरह का स्वीपिंग चेंज शायद सॉफ्ट चेंजेस की आवश्यकता है, स्वीपिंग चेंज की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बेहतर यह होता कि रेलवे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए भ्रष्टाचार रोकता। रेलवे के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है। 2018 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार के 7,049 मामलों पर कार्रवाई की, और इनमें से भी सबसे ज्यादा 1101 मामलों पर कार्रवाई रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ की गई। और सुखबीर सिंह साहब हमारे साथ बने भी हुए हैं। तो ये पूरा खेल है सर, अगर ये फॉर्मूला है आपके नुकसान को या रेलवे के नुकसान को पाटने का, तो कोई और तरीका नहीं था? नहीं रूपका जी, इसके बारे में मैं शायद सहमत नहीं हूं कि रेलवे का पैसेंजर फेयर से आपका नुकसान कम हो जाएगा। क्योंकि भारतीय रेल की जो अर्निंग देखें तो करीब 26% अर्निंग पैसेंजर से होती है और 74% अर्निंग जो फ्रेट से होती है। तो आवश्यकता है कि फ्रेट लोडिंग बढ़ाई जाए, जिससे भारतीय रेल की अर्निंग बढ़े
और पैसेंजर में सिर्फ सॉफ्टली किराए बढ़ाए जाएं, जिससे कि उससे किसी भी सेगमेंट को असर नहीं हो और भारतीय रेल को भी अच्छा रिटर्न मिले। अच्छा, बट शिवगोपाल जी, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, फ्रेट सेगमेंट में काम नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं पैसेंजर सेगमेंट में जितना बढ़ना चाहिए। हाँ, जितना, और यहाँ थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और वो स्वीपिंग, जो जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो स्वीपिंग चेंज जो है वो यहाँ पैसेंजर ट्रेन्स में और यात्रा में दिखाई दे रहा है। लेकिन शिवाजी, आप जरा मुझे ये बताइए कि किराया बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये तो बात की बात है, आपने तो कोचेस ही हटा दिए, आपने तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। रूबिका जी, वो बात नहीं है। देखिए, अभी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे उस सेगमेंट का जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जनता गाड़ियां चलानी पड़ेंगी, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये कोचेज हटाए नहीं जा सकते। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा वो है। लेकिन जहां तक रेशनलाइजेशन ऑफ फेयर और दूसरी चीजों की बातें हैं, वो अपनी जगह हो सकती है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि रेलवे को घाटा नहीं रहे, बशर्ते कि पेंशन का पैसा और यह सब्सिडी का पैसा भारत सरकार उसकी भरपाई कर दे। ये जो कोचेज हटाने की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि 130 किलोमीटर पे अगर गाड़ी चलती है, ये जो सीआरएस की रिपोर्ट मंगवा करके इस तरीके का काम हो रहा है, या सीआरएस का ये एक फीएट जारी हो गया है कि 130 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनको जो है वो डस्ट और साउंड से प्रूफ करने के लिए हमें एयर कंडीशन करना पड़ेगा। आप करिए उनको एयर कंडीशन, लेकिन जितनी कोचेस कम होती हैं उतनी ही गाड़ियां आपको अलग से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और जब हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएगा तो हमारे पैसेंजर कैपेसिटी जो है वो भी तो कम हो जाएगी, जो शुरुआती मेरा सवाल था। शिवजी, आपसे भी और सुखबीर जी, आपसे भी, दोनों से मेरा ये सवाल है, 10-10 सेकंड में सर, 10-10 सेकंड में मुझे जवाब दे दीजिएगा। हाँ, 10-10 सेकंड में। कैपेसिटी कम होने के बजाय कैपेसिटी बढ़ने वाली है। इसलिए बढ़ने वाली है कि फ्रेट जो है, जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जाने वाली है। जो हमको कैपेसिटी बचती है उसको हमें निश्चित तौर पर ये 95% जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा ट्रेनें चला करके उनको, जो बंदा एक टिकट खरीदे उसको गाड़ी में जगह मिल जाए, उसको अपने गंतव्य पर हम लोग पहुंचा दें। यही रेलवे की भूमिका। आप जनता ट्रेन का बार बार जो है नाम ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। अब आप दोनों से मेरा एक सवाल है, 10-10 सेकंड में उसका जवाब दे दीजिए। क्या ये सब्सिडी बचाने के लिए निकाला गया तो फॉर्मूला नहीं है? सुखबीर जी, पहले आपसे शुरुआत। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ऐसी चलाने का प्रपोजल अभी नहीं है, पहले भी 2009-2000 में एग्जामिन किया था और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। अच्छा, ये प्रपोजल का कारण बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन ये निश्चित है कि 130 पे गाड़ियों को स्लीपर कोच और दोनों चलाने में टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ियों को चलना चाहिए। आज भी गाड़ी कुछ दिन पहले 130 आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए बताना मुश्किल है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब्सिडी की वजह से है, ये अपना जो नुकसान है वो पाटने की वजह है, या कोई और वजह है? और शिव जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सब्सिडी बचाने के लिए? शिव गोपाल जी। नहीं, रूबिका जी, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज जब बसें जो हैं वो एयर कंडीशन हो गई हैं, तो रेलवे को थोड़ा सा सरकार को मदद करनी चाहिए और पैसेंजर को सुविधा देने के लिए बिना ज्यादा किराया बढ़ाए हुए हमें सारी जितनी भी गाड़ियां हैं सब एसी कर देनी चाहिए, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, और ये बताइए, ये भी आरोप लग रहे हैं और दबी जुबान में ही सही, पर ये सवाल उठ रहे हैं या इस तरफ इशारा हो रहा है कि ये सब कुछ जो है एक रास्ता पेव किया जा रहा है निजीकरण के लिए। शिव जी, ये तो सही बात है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। निजीकरण का सवाल है, निजीकरण होगा तो कोई गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होगा। एक करके, एक सेकंड शिव जी, पहले आप अपनी बात रखिए। निजीकरण को लेकर ये रास्ता साफ किया जा रहा है। मैं रूबिका जी आपकी बात से पूरे तौर पर सहमत हूँ। रेलवे में और भारत सरकार ने या नीति आयोग ने, सब ने मिल करके कुछ ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश की है जिससे कि
रेलवे जो है वो ऑटोमेटिकली निजी हाथों में चली जाए। अभी कहेंगे कि हमको एसी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा कौन देगा? वो निजी उद्योगपतियों से लेना है हमको। तो उस समय अडानी, अंबानी, टाटा, विस्कॉन्सिन सेंट्रल की तरफ जो है निगाहें चली जाएंगी। तो ये निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि निजीकरण के रास्ते पर रेलों को ले जाने का एक प्रयोग हो रहा है। शिव गोपाल मिश्रा कह रहे हैं कि साफ तौर पर यही दिख रहा है निजीकरण के रास्ते पर। आपको भी यही लग रहा है? हाँ, देखिए निजीकरण होगा तो प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज कोई आदमी जब तक कोई सिस्टम इकोनॉमिकल वायबल नहीं होगा तो कोई निजीकरण उस सिस्टम का नहीं हो सकता। इसीलिए निजीकरण विद द सब्सिडी नहीं चल सकता, प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। और भारतीय रेल एसी इंट्रोड्यूस कर रही है। आप तो निजीकरण के बाद की बात कर रहे हैं सुखबीर जी। मैं उससे पहले जो अभी ये नॉन एसी और ये स्लीपर कोचेस हटाने की जो बातें हैं और ये जो योजना आगे के लिए तैयार कर दी गई है, ये क्या निजीकरण के लिए रास्ता साफ करने की कवायद है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसा इतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि क्योंकि फंड की आवश्यकता पड़ेगी जब एसी कोचेस चाहे फंड जनरेट करने के लिए निजीकरण एक स्टेप जरूर सामने निकल के आएगा, एक विकल्प निकल के सामने आएगा, जो शिव गोपाल मिश्रा जी भी कह रहे हैं। शिव गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों को एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। एक रिपोर्ट और हमने तैयार की है। देखिए, दावा तो ये भी है कि ट्रेन की रफ्तार जो बढ़ेगी उससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। हाई स्पीड रेल नेटवर्क भारत निर्माण के लिए बहुत बड़ा जरूरी कदम है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, ये समझ लीजिए। और रेलवे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में रेलवे का दूसरा नाम लेट लतीफी है। जरा हाई स्पीड रेल नेटवर्क का आर्थिक फायदा समझिए आप। क्या ट्रेन की रफ्तार से अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी? हाई स्पीड ट्रेनों में रेलवे के नॉन एसी कोच हटाने के फैसले को इसी दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होने से फायदे क्या होंगे, पहले ये समझिए। हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों को जल्दी पहुंचाएगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क होगा तो गाड़ियों से चलने वाले लोग भी ट्रेन से चलना पसंद करेंगे। इससे सड़कों का बोझ कम होगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा। हाई स्पीड ट्रेन से दो क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हाई स्पीड नेटवर्क होने से टूरिज्म भी बढ़ेगा। चीन इसका एक उदाहरण है, जिसने 25,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया है। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भारत की जीडीपी में रेलवे का योगदान सिर्फ 0.7% का है, जो बहुत कम है, क्योंकि सड़क यातायात 2%, एविएशन 2% और शिपिंग सेक्टर देश के जीडीपी में 1% का योगदान करता है। इसीलिए जीडीपी में रेलवे के योगदान को बढ़ाने के लिए भी सुधार जरूरी है। लेकिन भारतीय रेलवे के लिए यह सपना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी रेल देरी के लिए मशहूर है। ट्रेन का 1 से 2 घंटे लेट होना यहां नॉर्मल माना जाता है। 2016-17 में 66 मिनट, 17-18 में 49 मिनट, 18-19 में 44 मिनट और इस साल अक्टूबर तक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें औसतन 29 मिनट लेट हो चुकी हैं। समय पर ट्रेन का चलना और पहुंचना एक राहत की बात मानी जाती है और आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। 2017-18 में 71% ट्रेनें समय पर रहीं, 18-19 में 69% और 2019-20 में अभी तक 76% ट्रेन समय पर चली या पहुंची। रेलवे के लिहाज से यह शर्मनाक इसलिए है क्योंकि हमारे पास जापान जैसे देश का उदाहरण है, जहां कहा जाता है कि वहां ट्रेन कभी लेट नहीं होती। और हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शिव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए और फिर एक सवाल जो आज भारत निर्माण की तरफ देखते हैं तो वो जहन में उठता है, वो सवाल पूछूंगी, लेकिन शिव जी पहले बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता था कि भारतीय रेल जो है वो उसने बहुत तरक्की की है और जहाँ तक समयबद्धता का सवाल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर जो भारतीय रेल में प्रगति हुई है उससे ठीक है, कुछ लेट लतीफ हो सकती है ट्रेनें, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो हमारा उपभोक्ता है वो काफी अपने को संतुष्टि महसूस करता है। एक टिकट लेने के बाद में उसको इस बात का भरोसा हो जाता है कि हम अपने घर पे जरूर पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन जो आज सबसे बड़ी बात हो रही है कि हम
जिस तरीके से इन देश में करीब 11,000 से ऊपर ट्रेनें प्रतिदिन चलाते थे, जो हमारी पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनको एक प्रयास हो रहा है कि हम इनको निजी हाथों में दें, प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथों में दें। इससे 2-3 बड़े नुकसान होंगे। एक तो ये कि किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी, आम आदमी की पहुंच के बाहर हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि हाई स्पीड रेल की बात आप कर रहे हैं, आप जापान की बात कर रहे हैं, तो जापान में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रेलवे की लाइन के अंदर जो है जानवर बांध रहा हो, या चारपाई डाल करके लोग जो है वो ट्रैक पे बैठते और हो। इसीलिए तो सर हम कह रहे हैं कि रेलवे और रेलवे से जुड़ी समस्याओं को निपटाने में अभी एक लंबा अरसा लगेगा और मेहनत हम दोनों तरफ से होगी, रेलवे की तरफ से भी और रेलवे के पैसेंजर की तरफ से, ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन अब मैं आप दोनों से और कम शब्दों में जानना चाह रही हूँ कि इसको क्यों सिर्फ दूसरे ही पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्यों ना ऐसे देखा जाए कि जब चीजें बदलेंगी, जब हम जापान कहते हैं, जब हम कहते हैं कि शंघाई, हम कहते हैं बहुत शानदार तरीके से अब हिंदुस्तान को चमकीला बनाना, सुनहरा बनाना है, तो फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी तो बदलनी होगी। जैसे आप कह रहे थे वो बस जो कि अब पूरी एसी हो जाती है, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो होगा ना कुछ, सुखबीर जी? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जहां तक इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला तो है कि हाई स्पीड पे कब तक चल पाएगी और कैसे चल पाएगी, और दूसरा है पैसेंजर सुविधाओं को देने का। तो जहां तक मेरा विचार है कि जो अभी जिस तरह की प्लानिंग चल रही है कि हमको अभी तो गाड़ियों को जो 150, 130 और इससे ऊपर 200 तक चलाना है, तो उसके लिए मेजर मॉडिफिकेशन ट्रैक में और OHE में चाहिए। अभी इन्होंने वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए जो वर्क सैंक्शन किया है, इट मोर देन 1 लाख करोड़, और उसको 10-12 साल लगेंगे कम से कम कंप्लीट होने में। लेकिन उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो मच चीपर है, मच इजियर है, लेस कॉस्ट इंसेंटिव है कि आप, हमारे कोचेज फिट हैं 200 किलोमीटर पर आवर चलने के लिए, लोको भी फिट है 200 किलोमीटर पर आवर चलने के लिए, लेकिन लोको का एक्सेल लोड बहुत ज्यादा है। तो हमको नए लोको खरीदने चाहिए इसके लिए, जिसका एक्सेल लोड 18 और 18.5 19 टन है। तो इसी ट्रैक पे फिर माइनर मॉडिफिकेशन करके कि लोको चेंज कीजिए ना, आप बड़ा रूट क्यों अपना रहे हैं? ओके शिव जी, मेरे पास बहुत वक्त की कमी है, 20 सेकंड में आप बताइए शिव जी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल जो है वो देश के गरीबों के लिए बनी है, और उन गरीबों के लिए हमें निश्चित तौर पर हमें नई पटरियां बिछाने की आवश्यकता है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करने की आवश्यकता है। हमें जो सुविधाएं इस समय हम दे रहे हैं उनमें थोड़ी सी सुविधाओं की जरूरत है। बाकी हम एक ही बात चाहते हैं कि अगर हम निश्चित तौर पर देश के जनता की तकलीफों को दूर करना चाहते हैं, उपभोक्ता को सेवा देना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चला करके जो आदमी एक टिकट ले वो घर पहुंच जाए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ आदमी टिकट लेकर के टहलता रहता है, उसको गाड़ी के अंदर जगह नहीं मिलती है, हमें उसे जगह देने की आवश्यकता है। गाड़ियां बढ़ाइए, कोच ना घटाइए, गाड़ियां बढ़ाइए, कोच ना घटाइए। रेलवे मंत्रालय उम्मीद करते हैं कि इस बात को सुन रहा हो। ये 2 रेलवे से ताल्लुक रखने वाले महानुभाव थे जो अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे थे कि बीच का रास्ता निकल सकता है जो विन विन होगा रेलवे के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी।